क्या एक भूखा किसान अपनी सोई हुई किस्मत को फिर से जगा सकता है? रतनपुर गांव, जहां जमीन प्यासी थी और घर खाली। माधव, जिसके पास ना फसल थी ना पैसा, बस था तो आंखों में एक अटूट हौसला। चलिए देखते हैं कैसे एक टूटे हुए किसान ने सूखे की मार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा था गांव रतनपुर। एक समय था जब इस गांव की मिट्टी से सौंधी खुशबू आती थी, पर आज यहां सिर्फ धूल के बवंडर उठते थे। सूरज की तपिश ऐसी कि मानो आसमान से आग के गोले गिर रहे हों। गांव के कुएं सूखकर पत्थरों के ढेर बन चुके थे और जमीन पर पड़ी दरारें किसानों की किस्मत को बयां कर रही थी। इसी गांव के एक कच्चे मकान में रहता था माधव, एक स्वाभिमानी और ईमानदार किसान। माधव अपने सूखे खेत से घर लौटा। उसके पैरों में फटी हुई चप्पलें और धूल से सने कपड़े उसकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। घर के आंगन में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे दीवारें भी उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रही हों। आप आ गए जी। मैं कब से दरवाजे पर नजरें टिकाए बैठी थी। आज फिर रसोई का चूल्हा ठंडा पड़ा है। घर में अनाज की एक मुट्ठी तक नहीं बची। पिताजी की हालत भी देखी नहीं जाती। बुखार ने उन्हें बिल्कुल तोड़ दिया है। पिताजी का बुखार उतरा क्या? क्या दाई ने दवा दी? मैं गई थी दाई के पास, बहुत मिन्नतें की, पर उसने साफ मना कर दिया। कहने लगी, मीरा, पहले पुराने पैसे चुकाओ, फिर दवा की बात करना। समझ नहीं आता हम क्या करें। क्या हमारी जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं आएगी? मीरा, तुम्हारा दर्द मैं बखूबी समझता हूँ। जब खेत पर सूखी मिट्टी देखता हूँ तो मेरा दिल फट जाता है। कितनी रातों जागकर मैंने उन पौधों को सींचा था, पर इस सूखे ने सब छीन लिया। ना फसल बची, ना कमाई का कोई जरिया। ऐसी बातें मत कीजिए जी। आप हार मान लेंगे तो हमारा क्या होगा? माना कि हालात बहुत मुश्किल हैं, पर हिम्मत ही तो हमारा आखिरी सहारा है। भगवान हमें कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, बस हमें कोशिश नहीं छोड़नी। कोशिश तो करना चाहता हूँ मीरा, पर रास्ता कहाँ है? गांव का हर घर खाली हो रहा है। कल सुबह एक नई उम्मीद के साथ घर से निकलिए। खेती नहीं तो कुछ और सही, कोई छोटा काम या छोटा धंधा। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे कैसे? आप बस हार मत मानिए। मीरा की बातों ने माधव के भीतर सोए हुए साहस को एक बार फिर जगा दिया। पूरी रात माधव की आंखों से नींद ओझल रही। वह छत को निहारता रहा और उसके दिमाग में हजारों सवाल दौड़ रहे थे। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ माधव एक नए संकल्प के साथ गांव की चौपाल की ओर निकल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी और उसके पूरे परिवार की तकदीर बदलने वाला है। माधव के कदम चौपाल की ओर तो बढ़ रहे थे, पर उसका मन चिंताओं के बोझ से भारी था। चलते चलते वो गांव की सरहद पर खड़े उस विशाल बरगद के पास पहुंचा, जो सदियों से रतनपुर की हर खुशी और गम का गवाह था। आज उसी पेड़ की शीतल छांव माधव को किसी पुरानी गोद जैसा सुकून देने लगी। वो थककर उस पेड़ के पास बैठ गया, लेकिन ठंडी हवा भी उसके भीतर मचे तूफान को शांत नहीं कर पा रही थी। आखिर मैं क्या करूं? खेती ने तो साथ छोड़ दिया। मजदूरी की तलाश में चौपाल जाता हूं तो वहां पहले से ही 100 भूखे हाथ काम की भीख मांग रहे होते हैं। माधव ने अपनी आंखें मूंद ली। उसकी बंद आंखों के सामने घर का वो खाली चूल्हा और पिता की कराहती हुई आवाजें गूंजने लगीं। किसी के आगे हाथ फैलाना मेरे आत्मसम्मान को गवारा नहीं, पर घर की हालत, पिताजी की दवा, मीरा की सूनी आंखें, आखिर रास्ता कहाँ है? क्या हार मान लेना ही मेरी किस्मत है? तभी माधव ने एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे वो अपने भीतर की सारी निराशा को बाहर निकाल देना चाहता हो। अचानक उसके चेहरे पर दुख की जगह एक नई जिद नजर आने लगी। नहीं माधव,
ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ नया करना ही पड़ेगा, कुछ ऐसा जिसमें पैसा कम लगे लेकिन मेरी मेहनत और लगन पूरा असर दिखाए। जैसे ही यह विचार उसके मन में कौंधा, यादों का एक पिटारा खुल गया। उसे मीरा की वो बातें याद आने लगीं जो वह अक्सर रसोई में खाना खाते वक्त कहा करती थी। माधव को याद आया कैसे पूरा परिवार साथ बैठकर उसके बनाए खाने का लुत्फ उठाता था। मीरा की वो मुस्कुराहट और उसके शब्दों ने माधव के बुझते हुए मन में एक नई रोशनी जला दी। अरे, मीरा तो अक्सर कहती है कि मेरे हाथों में स्वाद का जादू है। खासकर जब मैं राजमा चावल बनाता हूं तो वो कहती है कि ऐसा स्वाद कहीं और नहीं मिलता। अब माधव के चेहरे की मायूसी धीरे धीरे गायब हो रही थी और आंखों में एक चमक लौट आई थी। जो आदमी कुछ पल पहले हार मान चुका था, उसके मन में अब संभावनाओं का एक नया संसार जन्म ले रहा था। हाँ, मुझे राजमा चावल बनाने का हुनर तो विरासत में मिला है। अगर मैं शहर के बाजार या नाके पर एक छोटा सा ठेला लगा लूं तो क्या मेरा काम चल निकलेगा? लेकिन उम्मीद के साथ ही डर ने फिर से दस्तक दी। सपने देखना जितना सुखद था, हकीकत की जमीन उतनी ही पथरीली थी। माधव फिर से सोच में डूब गया। पर क्या लोग एक अनजान किसान के हाथ का खाना पसंद करेंगे? और सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि एक छोटा सा ठेला और बर्तन जुटाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? माधव के मन में अब उम्मीद और डर के बीच एक कड़ा मुकाबला चल रहा था। एक तरफ उसका सपना था और दूसरी तरफ उसकी लाचारी। वह फिर से चुप हो गया, जैसे खुद को ही परख रहा हो। फिर अचानक उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नहीं माधव, अगर तू आज डर गया तो कभी अपनी तकदीर बदल पाएगा? गिरकर संभलना ही तो जिंदगी है। अगर मैं नाकाम भी हुआ तो कम से कम ये तो मलाल नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। अब माधव की आंखों में डर नहीं बल्कि एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने ठान लिया था कि वह अपनी किस्मत का विधाता खुद बनेगा। वह तेजी से उठा और भारी मन की जगह भारी संकल्प के साथ घर की ओर दौड़ पड़ा। माधव जब घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर बरसों बाद एक ऐसी चमक थी जो अंधेरी रातों के बाद उगने वाले सूरज जैसी थी। उसकी सांसें तेज थीं, पर यह थकान की नहीं बल्कि एक नए जुनून की गूंज थी। उसने आंगन में कदम रखते ही मीरा को आवाज दी। मीरा, अरे मीरा, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। आज मुझे एक ऐसा रास्ता मिल गया है जो हमारी और पिताजी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या हुआ जी? आप इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? क्या कहीं काम मिल गया? पैसे नहीं है तो क्या हुआ मीरा, हमारे पास एक हुनर है। तुम्हें याद है ना, तुम हमेशा कहती थी कि मेरे हाथ के राजमा चावल में जादू है। बस मैंने तय कर लिया है कि मैं बाजार में एक छोटा सा ठेला लगाऊंगा। मैं लोगों को वो स्वाद चखाऊंगा जो सादा हो पर दिल से बना हो। ऐसा राजमा चावल जिसे खाकर शहर के लोगों को अपने घर की याद आ जाए। आपकी बात सुनकर दिल को सुकून तो मिल रहा है, पर क्या ये इतना आसान होगा? ठेला, बर्तन और अनाज जुटाने के लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी, और अगर काम नहीं चला तो? शुरुआत छोटी करेंगे मीरा, और जहां तक हारने की बात है तो अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम जीत सकते हैं या नहीं। इस बार मैं किस्मत के भरोसे नहीं बैठूंगा, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। माधव की आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था जो मीरा ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे यकीन हो गया कि माधव इस बार सिर्फ सपने नहीं देख रहा बल्कि उन्हें सच करने की ठान चुका है। ठीक है जी, अगर आपने मन बना लिया है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। हम दोनों मिलकर जी जान से मेहनत करेंगे और ऐसा स्वाद तैयार करेंगे कि लोग दूर दूर से आपके पास आएं। हौसला तो बुलंद था, पर हकीकत की दीवार अब भी सामने खड़ी थी। पैसों की किल्लत। घर की जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो पिताजी के इलाज में पानी की तरह बह चुकी थी। अब माधव के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उसका बचपन का दोस्त सूरज। सूरज रतनपुर का एक नेक दिल इंसान था। दोनों ने साथ में कंचे खेले थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे और हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे थे। माधव ने भारी मन से ठान लिया कि वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर सूरज के दरवाजे पर जाएगा।
माधव धीरे धीरे सूरज के घर की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके मन की झिझक बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं उसकी दोस्ती और जरूरत के बीच कोई दीवार न खड़ी हो जाए। पता नहीं सूरज मेरा स्वागत कैसे करेगा। इतने सालों बाद मिल रहा हूं और वो भी खाली हाथ, मदद मांगने के लिए। पर क्या करूं, घर की भूख और पिताजी की बीमारी ने मुझे मजबूर कर दिया है। माधव के कदम सूरज के घर की ओर बढ़ तो रहे थे, लेकिन हर आहट के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। बरसों की दोस्ती एक तरफ थी और अपनी बेबसी का हाथ फैलाना दूसरी तरफ। सूरज गांव का एक सफल इंसान बन चुका था और माधव नहीं चाहता था कि उसकी जरूरत उनकी दोस्ती पर भारी पड़े। माधव ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और सामने सूरज खड़ा था। सूरज की आंखों में माधव को देखकर जो चमक आई, उसने माधव की आधी झिझक वही खत्म कर दी। अरे माधव भाई, तू अंदर आ भाई, दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा क्या? तू तो जैसे ईद का चांद हो गया था। बरसों बाद भी दोनों के बीच वही पुराना अपनापन था, लेकिन माधव के चेहरे की लकीरें उसकी तकलीफों की कहानी खुद बयां कर रही थीं। अरे यार माधव, इतने सालों बाद कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? तेरा चेहरा बता रहा है कि तू किसी गहरी मुश्किल में है। बैठ, पहले आराम से बता, क्या बात है? सूरज भाई, सच कहूं तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूं। इस बार सूखे ने मेरी सारी फसल और सारी उम्मीदें जलाकर राख कर दी। घर में अब एक वक्त की रोटी के लाले पड़ गए हैं। क्या हालात इतने बिगड़ गए और तूने मुझे खबर तक नहीं दी? आखिर हम दोस्त किस दिन काम आएंगे? हालात ने मौका ही नहीं दिया भाई। पिताजी की हालत बहुत नाजुक है और उनकी इलाज के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। मैंने तो लगभग हार ही मान ली थी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। माधव की खामोशी सूरज के दिल को चुभ रही थी। फिर माधव ने खुद को संभाला और अपनी आंखों में एक उम्मीद लेकर सूरज की तरफ देखा। पर मीरा ने मुझे गिरने से बचा लिया। अब मैंने ठान लिया है कि बाजार में राजमा चावल का एक छोटा सा ठेला लगाऊंगा। मुझे अपने हुनर पर भरोसा है भाई। बस शुरुआत के लिए थोड़े पैसों की कमी पड़ रही है। अगर तू मेरी थोड़ी मदद कर सके तो मैं तेरा ये एहसान ताउम्र नहीं भूलूंगा। माधव की आवाज में एक किसान का स्वाभिमान भी था और अपने परिवार को बचाने की तड़प भी। वो चुपचाप सूरज के चेहरे की ओर देखने लगा, मानो अपनी किस्मत का फैसला पड़ रहा हो। बस इतनी सी बात? अरे पगले, तूने तो मुझे पराया ही समझ लिया। हम बचपन के यार हैं माधव, और तेरी परेशानी मेरी अपनी परेशानी है। तू पैसों की बिल्कुल चिंता मत कर, जितनी जरूरत है मैं अभी दूंगा। बस एक बात याद रखना, मुझे पैसे वापस करने की कोई जल्दी नहीं है। पहले तू अपने पैरों पर खड़ा हो जा, बाकी सब बाद में देख लेंगे। सूरज भाई, मैं क्या कहूं। आज अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं ये कदम कभी नहीं उठा पाता। तूने मेरे डूबते हुए परिवार को तिनके का सहारा दिया है। अरे बस बस, अब इतना भावुक मत हो। जा और फौरन अपने काम की तैयारी शुरू कर। और हाँ, ध्यान रहे, राजमा चावल मुझे भी चखने को मिलने चाहिए। सूरज से मदद पाकर माधव के मन का बोझ हल्का हो चुका था। वह तेजी से घर की ओर निकला। उसके कदम आज जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ सपना नहीं, बल्कि उसे पूरा करने का भरोसा था। मीरा, अरे मीरा, कहाँ हो? जल्दी आओ। सूरज भाई ने हमारी डूबती कश्ती को किनारा दे दिया है। उसने ना सिर्फ मदद का हाथ बढ़ाया, बल्कि मुझ पर वो भरोसा जताया है जो शायद मैं खुद पर भी नहीं कर पा रहा था। सच में? मुझे पता था सूरज भैया बचपन की दोस्ती को खाली नहीं जाने देंगे। तो क्या अब सच में हम अपना काम शुरू कर पाएंगे? हाँ मीरा, अब सब इंतजाम हो गया है। आज की रात हमारी कंगाली की आखिरी रात है। कल सुबह जब सूरज उगेगा तो वो हमारे लिए एक नई जिंदगी लेकर आएगा।
चलो मीरा, अब वक्त जाया नहीं करना, मसालों की तैयारी शुरू कराओ। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे और माधव के चेहरे पर एक नई जिद। उस रात दोनों सोए नहीं। दोनों ने मिलकर सिलबट्टे पर मसाले पीसे। माधव को उस दिन सूरज से सिर्फ पैसे ही नहीं मिले थे, बल्कि उसे मिला था एक ऐसा अटूट विश्वास जो दुनिया की हर दौलत से कीमती था। वो इस बात से अनजान था कि आने वाले वक्त में जब उसकी जिंदगी फिर से एक बड़े तूफान की चपेट में आएगी, तो यही बचपन का यार उसके लिए ढाल बनकर खड़ा होगा। सूरज की मदद से माधव ने अपने नए सफर की नींव रखी। छोटा सा लकड़ी का ठेला, हाथ के कुटे हुए मसाले और सीमित साधन, लेकिन माधव के सीने में आग थी कुछ कर दिखाने की। रतनपुर के व्यस्त बाजार में जब वो पहली बार अपना ठेला लेकर पहुंचा, तो शोर शराबे के बीच उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके मन में घबराहट तो थी, पर आंखों में मेहनत का नूर भी साफ झलक रहा था। आइए भाइयों और बहनों, गर्मा गर्म राजमा चावल तैयार हैं। बिल्कुल घर जैसा साफ सुथरा स्वाद। एक बार चक्कर देखिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस। माधव जब अपनी पतीली का ढक्कन खोलता तो मानो पूरा बाजार उसकी खुशबू से महक उठता था। रात भर भीगे हुए पहाड़ी राजमा, जिन्हें ताजा पिसे हुए खड़े मसालों और देसी घी के तड़के के साथ धीमी आंच पर पकाया गया था। शुरुआत में बाजार के लोग उसे सिर्फ कौतूहल से देखते रहे। कोई आगे नहीं बढ़ा। हर कोई उस नए चेहरे को परख रहा था। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बुजुर्ग सफेद बालों वाले व्यक्ति धीरे धीरे ठेले के पास आए। बेटा, बाजार में बड़ी बड़ी बातें करने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर इतना भरोसा बहुत कम लोग दिखाते हैं कि आए पसंद ना आए तो पैसे वापस। चलो आज तुम्हारे हाथ का हुनर भी देख ही लेते हैं। देखते हैं तुम्हारी बातों में वाकई दम है या ये भी महज एक दिखावा है। माधव ने बड़े अदब से सिर झुकाया और पूरे ध्यान से एक पीतल की प्लेट में राजमा चावल सजाए। ऊपर से थोड़ी हरी मिर्च और कटा हुआ प्याज डाला। जैसे ही बुजुर्ग ने पहला निवाला मुंह में लिया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे वाह बेटा, ये तो वाकई कमाल है। इतना सादा खाना और इतना गहरा स्वाद। तूने तो पुराने दिनों की याद दिला दी। दिल खुश कर दिया तूने। उस एक प्लेट ने जैसे बाजार का रुख ही मोड़ दिया। देखते ही देखते जो लोग दूर से तमाशा देख रहे थे, वो अब माधव के ठेले की ओर खिंचे चले आए। भाई, जरा एक प्लेट मेरे लिए भी लगा दो। अगर ये बाबा इतनी तारीफ कर रहे हैं तो स्वाद में जरूर कुछ बात होगी। और एक मेरे लिए भी। खुशबू तो वाकई लाजवाब है। हाँ, भूख और बढ़ गई इसे देखकर। धीरे धीरे भीड़ का सैलाब माधव के ठेले पर उमड़ पड़ा। जो हाथ सुबह खाली थे, वो अब लोगों को खाना खिलाते खिलाते थकने लगे थे। कुछ ही घंटों में माधव का सारा सामान खत्म हो गया। कुछ ही दिनों में माधव का ठेला रतनपुर बाजार की जान बन गया। जहां पहले लोग उसे एक मामूली किसान समझते थे, अब लोग सुबह से ही उसके आने का इंतजार करते। लेकिन रोशनी जितनी तेज होती है, साया उतना ही गहरा होता है। बाजार की इस रौनक को एक शख्स बड़ी नफरत भरी नजरों से देख रहा था। धीरज को अपनी बादशाहत खतरे में दिख रही थी। उसे लगा कि ये कल का छोकरा उसकी बरसों की कमाई और नाम मिट्टी में मिला देगा। उसका अहंकार उसे अंदर ही अंदर जला रहा था। ये कैसे हो सकता है? बरसों से इस बाजार पर मेरा राज था और आज ये मामूली किसान सबको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। लोगों की अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या, जो इस साधारण खाने के पीछे पागल हो रहे हैं? धीरज ने एक गहरी और जहरीली सांस ली। उसकी आंखों में अब जलन की जगह एक साजिश ने ले ली थी। नहीं,
ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। माधव, बहुत जल्द तेरे इस जादुई स्वाद का नशा मैं मिट्टी में मिला दूंगा। धीरज ने सीधे मुकाबला करने के बजाय एक कायरतापूर्ण रास्ता चुना और चुपके चुपके ग्राहकों के कान भरने लगा। अरे भाई, मैं तो बस तुम्हारी सेहत की फिक्र में कह रहा हूँ। इतना सस्ता खाना कोई यूं ही नहीं बेचता। कहीं ऐसा ना हो कि वो सस्ते और घटिया सामान का इस्तेमाल कर रहा हो। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो धीरज भाई? हमें तो स्वाद बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे शक का जहर पूरे बाजार में फैल गया। झूठ जब बार बार बोला जाए तो वो सच जैसा लगने लगता है। अगले दिन माधव हमेशा की तरह उम्मीदों के साथ बाजार पहुंचा, लेकिन आज बाजार की हवा बदली हुई थी। जहां पहले भीड़ का शोर होता था, आज वहां एक अजीब सी खामोशी और नफरत भरी निगाहें थीं। ये क्या हो रहा है? लोग पास क्यों नहीं आ रहे? कल तो यहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी, आज सब दूर दूर क्यों भाग रहे हैं? सुना है तुम्हारा खाना खाने लायक नहीं है, तुम सस्ता और खराब सामान खिला रहे हो। अरे नहीं भाई साहब, ये सरासर झूठ है। मैं हर चीज अपनी आंखों के सामने साफ सुथरी बनाता हूँ। आप लोग गलत समझ रहे हैं। माधव की आवाज उस शोर में दब गई। पूरा दिन बीत गया, पर उसका पतीला भरा का भरा रह गया। बाजार से खाली हाथ लौटने के बाद माधव जब घर पहुंचा तो उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। आज फिर आप खाली हाथ आए हैं। पिताजी की दवा की शीशी कल ही खत्म हो गई थी। उनकी सांसें फूल रही हैं और मैं बस उन्हें तड़पते हुए देख रही हूँ। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका सहारा बनना चाहता था, पर आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। बाजार में लोग मुझे चोर की नजरों से देख रहे हैं। बेटा, खाना बेचना सिर्फ धंधा नहीं, धर्म होता है। अगर तेरी नीयत साफ है तो ये काली घटाएं भी छट जाएंगी। तू बस हिम्मत मत हारना। जी, ये सब अपने आप नहीं हुआ। कोई है जो जानबूझकर आपकी मेहनत पर कीचड़ उछाल रहा है। हमें डरना नहीं, बल्कि उस चेहरे को बेनकाब करना होगा। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सूरज अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों थे। माधव, बाजार में बहुत गंदी बातें फैल रही हैं। लोग तेरे चरित्र और तेरे खाने पर सवाल उठा रहे हैं। क्या हुआ ये सब? सूरज भाई, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ये सब इल्जाम झूठे हैं। मुझे पता है भाई, यही बात मुझे खटक रही है। ये किसी एक आदमी की सोची समझी साजिश है। तू फिक्र मत कर। माधव की परेशानी देखकर सूरज शांत बैठने वालों में से नहीं था। उसे शक था कि रातों रात पूरे बाजार का रुख यूं ही नहीं बदल सकता। उस शाम सूरज बाजार की गलियों में एक साए की तरह धीरज के ढाबे के पीछे जा पहुंचा। ये पकड़ 500 रुपए। कल तुझे बाजार के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाना है कि माधव के राजमा चावल खाकर तेरे पेट में दर्द हो गया। लोगों के मन में इतना डर भर दे कि कोई उसके ठेले की तरफ मुड़कर भी ना देखे। तो ये खेल चल रहा है। धीरज की जलन अब बेईमानी पर उतर आई है। पर फिक्र मत कर माधव भाई, कल ये झूठ का किला मैं खुद गिराऊंगा। अगले दिन जैसे ही धीरज ने भीड़ को उकसाना शुरू किया, सूरज किसी चट्टान की तरह माधव के सामने आकर खड़ा हो गया। हटाओ इस चोर को यहाँ से। कल एक आदमी बीमार पड़ा है, कल गांव के बच्चे बीमार पड़ेंगे। इसकी दुकान बंद करो। दुकान तो बंद होगी धीरज, पर उसकी नहीं जिसकी तुम सोच रहे हो।
गांव वालों, सच सुनो। ये पकड़ 500 रुपए। कल तुझे बाजार के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाना है कि माधव के राजमा चावल खाकर तेरे पेट में दर्द हो गया। लोगों के मन में इतना डर भर दे कि कोई उसके ठेले की तरफ मुड़कर भी ना देखे। रिकॉर्डिंग सुनते ही बाजार में सन्नाटा छा गया। धीरज के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। जो लोग माधव पर शक कर रहे थे, अब उनकी मुट्ठियां धीरज के लिए भिजने लगीं। धीरज, तुमने सिर्फ माधव को नहीं, इस पूरे गांव के भरोसे को धोखा दिया है। ऐसे कपटी इंसान के लिए इस बाजार में कोई जगह नहीं है। माधव, मेरी आंखों पर जलन का पर्दा पड़ा था। मुझे माफ कर दो। मैं इस बाजार के काबिल नहीं हूं। धीरज भाई, आपने जो किया उससे सिर्फ मेरा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हमारे पूरे रतनपुर गांव का भरोसा टूटा है। मैं आपको माफ तो कर सकता हूं, पर गांव वालों का विश्वास आपको खुद कमाना होगा। अगर आप वाकई पछता रहे हैं तो भागिए मत। आज से आप गांव के उन गरीब बच्चों को रोज मुफ्त खाना खिलाएंगे जिनके पास रोटी नहीं है। अपनी मेहनत से इस पाप को धोइए, और जब गांव वाले आपको माफ कर देंगे तब हम फिर से साथ काम करेंगे। धीरज ने माधव की बात मान ली। अगले कई महीनों तक उसने जी जान से सेवा की। धीरे धीरे उसने न सिर्फ माधव का बल्कि पूरे रतनपुर का दिल जीत लिया। और इस तरह एक किसान की ईमानदारी और उसके दोस्त की समझदारी ने नफरत की दुकान को सेवा के मंदिर में बदल दिया। उस दिन के बाद से रतनपुर के बाजार की तस्वीर बदल गई। धीरज और माधव की जोड़ी ने पूरे जिले में नाम कमाया। माधव ने साबित कर दिया कि ईमानदारी की राह पर कांटे जरूर होते हैं, पर अंत में जीत हमेशा सच्चाई और नेकदिली की ही होती है। Like please. Subscribe please. Share please.